वेलकम है आप सभी लोगों का आज की ट्रेनिंग सेशन के अंदर। जिस ट्रेनिंग सेशन की जो बेस है वो बेसिक नॉलेज है ना। जो आज का टॉपिक है वो बेसिक नॉलेज है। मैं अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर दूं। दीप रामगढ़िया नाम है, पंजाब से बिलोंग करता हूं, अमृतसर से, और बाय प्रोफेशन मैं एक स्टूडेंट हूँ। ओके, स्टूडेंट था इनफैक्ट। और जब मैंने अपनी 12th कंप्लीट करी, आप ही की तरह था मैं भी, बिल्कुल शाय टाइप, बिल्कुल कुछ नहीं आता था, जीरो था, है ना। और धीरे 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 मैंने बिजनेसेस के बारे में एनालाइजेशन करा, काफी सारी चीजें सीखी, काफी सारे फेलियर्स को फेस करा, काफी सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद तब मैंने अपना डिसीजन बनाया कि मैं बिजनेस को आगे लेके जाऊंगा या मैं अपनी टीम बिल्ड करूंगा या फोर्सेज को इस तरीके से आगे लेके जाऊंगा, है ना। तो मैंने इस चीज को डिसीजन बनाया और इस बहुत तगड़ा विजन है ना। बहुत आगे जाना है, बहुत सारी चीजें करनी है इन फ्यूचर। सो आज की जो ट्रेनिंग सेशन है इस बेस के ऊपर है, क्योंकि अगर हम इस सारी चीजों को करना चाहते हैं या बेस अपना मजबूत रखेंगे तभी हम बड़े लेवल पे जा सकते हैं, है ना। क्योंकि अब एक घर भी बनता है ना, एक घर भी बनता है तो उसका भी एक बेस होता है, राइट कि नहीं राइट। अगर अगर आप अपना घर जितना ऊंचा घर बनाना चाहते हो उतना नीचे बेस बनाना पड़ेगा आपको, ये आप मानते हो ना। आप मुझे चैट के अंदर आप मेरे साथ ना एक्टिवली रहना, मैं आपके साथ कन्वर्सेशन करूंगा। ओके, और ताकि मैं आपके साथ कन्वर्सेशन करूंगा और आप मुझे जवाब देते जाना कि यस और नो करते रहना बीच बीच में, है ना। तो ताकि मैं, क्योंकि आपसे बातचीत करने के लिए तो आया हूं मैं। और जितने लोग यहाँ पे वीडियो ऑन कर सकते हैं मैं कहूंगा वीडियो ऑन कर लें, क्योंकि वीडियो ऑन करना क्यों जरूरी है इसके पीछे रीजन होता है। क्योंकि अगर आप सक्सेस को फेस करना चाहते हो, है ना, अगर आप कामयाबी को फेस करना चाहते हो तो आपको पहले खुद को फेस तो करना आना चाहिए, आपको पहले कैमरा तो फेस करना आना चाहिए। अगर आप कैमरा ही नहीं फेस कर पा रहे तो आपके सामने सक्सेस आएगी तो क्या फेस करोगे आप? कभी भी कुछ भी नहीं फेस कर पाओगे, राइट कि नहीं राइट। तो आपको अगर कैमरे को फेस ही नहीं करना आ रहा तो आप कामयाबी को फेस कैसे करोगे? दोनों के पीछे जो लगता है सेम ही है, आवाज सेम आ रही है ना। तो आप, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ भाई वीडियो ऑन करना सीख लें। मैटर नहीं करता आपने आपकी शक्ल कैसी है, मैटर नहीं करता ये चीजें। जो बंदे अपने आप को पसंद नहीं करते, ठीक है, वो अपनी वीडियो बंद रखें। और जो अपने आप से प्यार करते हैं या अपने आप की शक्ल को देखना पसंद करते हैं, है ना, शीशा भी तो देखते हो, कुछ नहीं ना होता, है ना, डर तो नहीं लगता ना शीशा देखते समय। तो मैं इसीलिए कहता हूँ वीडियो ऑन करके रखा करो। बिकॉज क्या होता है, वीडियो ऑन करने से ना एक चीज होती है कि आप खुद को फेस करते हो। और जब आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करते हो ना मीटिंग की, तो आप खुद सामने होते हो, तब आप स्टोरी भी लगाते हो, मुझे मेंशन भी करते हो। तो आपको क्या होता है कि आप, हाँ, खुद आपने सामने दिखा अपने आप को, हाँ मैं लर्निंग कर रहा हूँ। अब लोगों को लगेगा यार इसमें तो किसी की वीडियो ऑन नहीं है, तो यहाँ पे क्या चल रहा है, कुछ भी नहीं, एक बंदा बोलते जा रहा है, कुछ ही तस्वीरों से बात करते जा रहा है। इसीलिए बोला जाता है भाई वीडियो ऑन कर लो। अब कुछ लोगों को लगता है पता नहीं क्या होता है वीडियो ऑन करने से, है ना, इसीलिए बोला जाता है वीडियो ऑन करके रखा करो। सो होप आर यू डूइंग वेरी वेल, है ना। आप अच्छे होंगे, गर्मियों के दिनों को एंजॉय कर रहे होंगे। वैसे तो गर्मियों के दिनों के अंदर क्या होता है, एक चीज होती है यार, गर्मी बहुत लगती है ना। और कहोगे सर ये तो कॉमन सी बात है, गर्मियों के दिनों में गर्मी लगेगी और ठंड थोड़ी लगेगी, है ना। गर्मी का मतलब ये नहीं है कि गर्मी लगेगी, हाँ, मन भी नहीं करता कुछ करने का, काम करने का भी मूड नहीं होता, है ना। और दोपहर को तो खास करके इस 3 बजे 4 बजे के टाइम में ना खास करके ज्यादा आलस आता है, राइट कि राइट। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? ज्यादातर लोगों को आता है ना, मुझे भी आता है इनफैक्ट। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर आप इस टाइम पे अपना टाइम को ट्रेनिंग के अंदर देना शुरू कर दोगे, आप लर्निंग करना शुरू कर दोगे इस टाइम पे, तो आपका जो आलस है वो दूर भाग जाएगा। इसीलिए मैंने टाइमिंग यही रख दिया कि मुझे, मेरा जो आलस है वो दूर भाग जाए, कि मैंने टाइमिंग ही दोपहर का रख दिया कि हाँ भाई नींद ना आए, है ना। इसीलिए, नहीं तो मैं अगर मान लो कि अगर ट्रेनिंग नहीं है तो कई बार क्या होता था, मैं दोपहर को आलस का टाइम, सुनसान रास्ते, ये वो सारी चीजें, नींद आ जाती है। अब अगर आप ट्रेनिंग के अंदर हो, ट्रेनिंग के अंदर दोपहर को आप ट्रेनिंग ले रहे हो, तो आपको नींद नहीं आएगी। ओके, सो वेल एंड गुड है। होप आप सारे लोग कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, क्योंकि कॉपी पेन लेना क्यों जरूरी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कुछ लोग सोचेंगे कि यार ये सारी चीजें तो मुझे पता है, मेरे दिमाग में फीड हो गई हैं। मैं कहता हूँ अगर दिमाग खराब हो गया तो, है ना, खराब हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, किसी बच्चे का कॉपी लेंगे या किसी का भी कॉपी लेंगे, है ना, उससे पेज फाड़ेंगे, उस पेज पे लिखना शुरू कर देंगे, राइट है, उस पेज पे लिखना शुरू कर देंगे, नोट्स बनाने शुरू कर देंगे। मैं कहता हूँ यार कॉपी लो, अपनी खुद की डायरी लो, ये देखो, ये मेरी डायरी है, ठीक है, ये मेरी डायरी है, सारी की सारी नोट्स से भरी हुई है, सारी की सारी, देख लो आप, इनफैक्ट ये देख लो, सारी की सारी नोट्स लिखे हुए हैं इस पे,
सारी फुल है। मैं इतने सारे पेज एंड में चला गया, देख लो एंड में भी जाओ, फुल है। समझ रहे हो, इतनी सारी ट्रेनिंग्स के नोट्स बने हुए ना इसके अंदर, और ये नोट्स ही मेरे काम आते हैं। और मैं अगर प्रिपेयर ना भी करूँ ना मीटिंग के लिए, तब भी ये नोट्स काम आते हैं मुझे। मैं एक बार नजर मार लेता हूँ, मुझे याद आ जाता है, रिमाइंड आ जाता है कि हाँ मैंने उस टाइम पे नोट बनाए थे, आज मुझे ये चीज मुझे अपनी टीम को डुप्लीकेट करनी है ना। तो मुझे क्या होता है कि हाँ भाई मुझे पता है ये चीजों के बारे में, आज मुझे क्या सिखाना है। तो अगर मैं थोड़ी सी वीडियो देख लूं और बाद में अपने नोट्स को एनालाइज कर लूं, उसके बाद मुझे पता चल जाता है हाँ मुझे टॉपिक की शुरुआत कैसे करनी है, या बात की शुरुआत कैसे करनी है, या मीटिंग की शुरुआत कैसे करनी है, या कुछ भी कैसे करना है। खाओ खाओ जो होता है ना वो क्लियर हो जाता है ना। और उसीलिए मैं बोलता हूँ भाई आप नोट्स बनाया करो, और इस ट्रेनिंग के भी आप नोट्स बनाना। ओके, सो मीटिंग की शुरुआत करते हैं। हम बात करते हैं पहले ड्रीम्स की, जिसके बारे में ना बहुत सारे लोग, आपके आसपास के लोग नहीं बात करते, है ना। ड्रीम्स, व्हाट इज अ ड्रीम्स, ड्रीम्स क्या है। आपके अंदर से मुझे कोई बता सकता है ड्रीम्स, व्हाट इज अ ड्रीम। चैट के अंदर कोई बताना चाहे व्हाट इज अ ड्रीम, क्या है ड्रीम, आपसे पूछना चाहता हूं व्हाट इज अ ड्रीम। मैंने पहले ही कहा था चैट के अंदर एक्टिव रहना। हाँ जी, क्या ड्रीम्स क्या हैं, आप में से कोई भी बताना चाहे चैट के अंदर। राइट, आ रहे हैं जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल लिखेंगे, थोड़ी लंबी लाइनें लिखेंगे ना मुझे लगता है। हाँ जी गाइस जल्दी लिखो, स्पीड। गोल्स को कहते हैं ड्रीम, अच्छा टारगेट का बनाया हुआ उन्होंने, ड्रीम्स को वर्क, टारगेट, ड्रीम हमको वर्क करने की। नहीं मैंने ये नहीं पूछा ड्रीम क्या करने की देता है, क्या शक्ति देता है, क्या नहीं देता। मैं ये पूछ रहा हूँ व्हाट इज ए ड्रीम, ड्रीम है क्या। जैसे व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन, है ना, आंसर है ना। वैसे व्हाट इज अ ड्रीम, गोल्स एंड टारगेट, प्रेजेंट में इम्पॉसिबल जो चीज है, बिल्कुल हाँ, एक आंसर आया मुझे राइट। मैं आपको बता देता हूँ गाइस, समथिंग दैट इम्पॉसिबल इन अ प्रेजेंट, इट्स अ ड्रीम। ओके, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आज के समय में आपको इम्पॉसिबल लगे, है ना, वो ड्रीम है। जैसे सपोज इन आपको मैं एग्जांपल्स देता हूं, जो कि आप रियल एग्जांपल्स दे सकते हो। जैसे आपने देखा होगा राइट्स ब्रदर को, है ना। राइट्स ब्रदर ने जब एक चीज को एनालाइज करा था कि हम लोहे को हवा में उड़ा देंगे, लोहे को हवा में उड़ा देंगे, कुर्सियां भी उड़ेंगी हवा में, है ना, लोहे को हवा में उड़े, आदमी हवा में उड़ेगा। अब उस टाइम पे जब वो इस चीज को एनालाइज करते थे, और उनको क्या लगता था, वो इम्पॉसिबल, उस टाइम पे इम्पॉसिबल लगता था। लेकिन आज आप देखोगे तो पॉसिबल है। क्या, हवाई जहाज उन्होंने बनाया राइट ब्रदर्स ने, राइट कि राइट, दैट इज ड्रीम। उन्होंने एक ड्रीम देखा था, राइट है, एक ड्रीम देखा था। मैं आपको बताऊंगा गोल्स और ड्रीम्स के अंदर क्या फर्क होता है। ओके, उसके बाद मैं आगे भी बेसिक के ऊपर भी आगे भी जाऊंगा, है ना। तो गोल्स और ड्रीम्स के अंदर क्या फर्क होता है, आपको दूसरी एग्जांपल देता हूं। जैसे बेल ग्राहम ने सोचा था कि हम यहाँ से बैठे वहां पे बात कर सकते हैं, दूसरे शहर में बात कर सकते हैं, दूसरे देश में बात कर सकते हैं, बेल ग्राहम ने सोचा था। और उस बंदे ने एक ड्रीम लिया, एक विजन लिया, और उस बंदे ने मोबाइल फोन बना दिया। बनाया कि नहीं बनाया, आपके हाथ में, आप यहाँ पे बात कर रहे हो, मैं पंजाब में बैठा हूँ, कोई लुधियाना में बैठा है, कोई चंडीगढ़ में बैठा है, कोई अपना पंजाब से बाहर बैठा है, कोई अपना यूपी बिहार में बैठा है, कोई अपना एमपी में बैठा है, कोई महाराष्ट्र में बैठा है। यहाँ पे सारे के सारे लोग यहाँ पे कनेक्टेड है, और मेरी वॉइस जा रही है। ये किसने सोचा था, एक ड्रीम था किसी के लिए पहले, है ना। आप बहुत टाइम पुराने टाइम पे चले जाओ, जब मतलब बहुत टाइम पुराने की बात कर रहा हूं मैं, हजारों साल पहले चले जाओ, और किसी को बोलते मोबाइल चीज क्या होती है ना। ठीक है, मोबाइल चीज क्या होती है, तो मोबाइल आपको पता ही नहीं था क्या है। मोबाइल एक अलग सी वस्तु थी, है ना। एक मूवी बनी थी, पता नहीं क्या नाम था उसका, उसके अंदर क्या होता था, वो पुराने अपना टाइम मशीन के साथ वो पुराने समय में चले जाते हैं, और वहां पे वो उस वहां के जो बंदे होते हैं उसकी घड़ी देख के आकर्षित होते हैं, वहां मोबाइल देख के आकर्षित होने शुरू हो जाते हैं, है ना। तो वहां पे उनको एक एक ना जादुई चीज लगती थी ये। हाँ, एक ड्रीम था लोगों के लिए, है ना, कि इस चीज को ये बनाना। गाड़ी को ड्रीम बनाया था किसी ने कि हाँ भाई हम जो पैदल यात्रा करते हैं, और कुछ लोगों ने एक विजन लिया, एक ड्रीम लिया कि हम ये जो यात्रा है इसको हम 2 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे, इसको 3 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे, इसको 10 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। राइट कि नहीं राइट। पहले तो हम पैरों से ही तरफ चलते थे, बैलगाड़ियों से चलते थे, लेकिन फिर बाइक आई, धीरे धीरे सारी चीजें आई। इन्वायरमेंट मतलब
प्रेजेंट के टाइम पे इम्पॉसिबल है, लेकिन आने वाले समय में अगर हम उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो पॉसिबल हो सकता है। उसको बोलते हैं ड्रीम्स। ओके, और ड्रीम्स एक आप इस चीज को अंडरस्टैंड करना, ड्रीम्स देखना क्यों जरूरी है। अगर उन लोगों ने ड्रीम्स ना देखे होते जिन लोगों की मैंने एग्जांपल दी, तो क्या आज आपके पास हवाई जहाज, इस दुनिया के पास हवाई जहाज, मोबाइल फोन या कुछ भी होता? आप मुझे आंसर दो, यस और नो, कुछ भी होता? सिंपल सी बात है, नहीं होता, है ना। तो ड्रीम देखना इसीलिए जरूरी है ताकि आपकी लाइफ में कुछ प्रोग्रेस आ सके, आप अपनी लाइफ को लेके कुछ सीरियस हो सको, है ना। और बहुत सारे लोग आपको मार्केट में बोलेंगे भाई ड्रीम्स ड्रूम्स नहीं देखने चाहिए, सपने पूरे नहीं होते। सपने देखना बुरी बात है, सपने पूरे नहीं होते। सुबह का सपना पूरा होता है, रात का सपना पूरा होता है, ये होता है वो होता है। मैं कहता हूँ हर सपना पूरा होता है अगर वो उसके लिए काम करता है, उसके लिए एक सही प्लेटफॉर्म के अंदर वर्क करता है। राइट कि नहीं राइट? आपको भी इस चीज के ऊपर वर्क करना सीखना पड़ेगा कि अपने ड्रीम्स को क्यों देखना है। पहले तो अपने ड्रीम्स की लिस्ट बनाओ कि हाँ जी मैंने ड्रीम्स लिए हैं, मैंने ड्रीम्स को एनालाइज करा है, मेरा ड्रीम ये है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, मैंने ये लेना है ना। अब देखो सिंपल सी बात है, अब आपको मैं बताता हूँ ड्रीम्स की कैटेगरीज। ड्रीम्स की कैटेगरीज भी होती हैं, बट कितने टाइप्स के ड्रीम्स होते हैं? अगर आप में से किसी को पता है कितने टाइप के ड्रीम्स होते हैं, चैट के अंदर मुझे लिख के बता सकता है कितने, विच टाइप ऑफ ड्रीम्स, मतलब कितने टाइप्स के ड्रीम्स होते हैं। अगर आप में से किसी को पता है, मैं बता देता हूँ 3 टाइप्स ऑफ ड्रीम्स होते हैं। ओके, 3 तरह के ड्रीम्स होते हैं। पहली फाइनेंशियल ड्रीम्स, मतलब फाइनेंशियल ड्रीम्स होते हैं, मटेरियलिस्टिक ड्रीम्स होते हैं, एंड पर्सनल ड्रीम्स होते हैं, है ना। फाइनेंशियल ड्रीम्स कौन से होते हैं? पैसे के संबंधी, कि हाँ जी भाई मुझे इतना पैसा कमाना है, ये मेरा ड्रीम है ना। ये मेरा ड्रीम है कि हाँ जी मुझे 1 लाख रुपए कमाना है, हमें मुझे 2 लाख रुपए कमाना है, 4 लाख रुपए कमाना है, 5 लाख, 10 लाख, 2 करोड़ महीने का कमाना है ना। ये मेरा ड्रीम है। मटेरियलिस्टिक्स ड्रीम, ये मुझे कोई चीज लेनी है, जैसे मुझे आईफोन लेना है, मुझे घर लेना है, मुझे ये सोना लेना है, मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें होती है ड्रीम्स, है ना। मटेरियलिस्टिक कोई चीजों का ड्रीम। ओके, तीसरा पर्सनल ड्रीम। पर्सनल ड्रीम क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे ये मुझे ये आपकी तरह ट्रेनिंग लगाना सीखना है, जिसके अंदर पर्सनल ग्रोथ हो, है ना। मुझे आपकी तरह ट्रेनिंग लगाना सीखना है, मुझे ये बनना है, मुझे उसके जैसा बनना है, मुझे अपने आप के अंदर ग्रोथ चाहिए। राइट कि नहीं राइट? खुद की डेवलपमेंट के ऊपर बात करो तो उसको बोलते हैं मटेरियल, अपना पर्सनल ड्रीम्स। राइट है, ये 3 तरह के ड्रीम्स होते हैं। समझ आ गई कितने तरह के ड्रीम्स होते हैं? 3 तरह के। लिख लिया आपने सभी लोगों ने? बिल्कुल, होप आपने लिख लिया होगा, है ना। तो गाइस सिंपल सी बात है, अगर आप ये 3 के 3 तरह के ड्रीम्स को फॉलो करते हो, ठीक है, और इन चीजों को अगर आप एनालिसिस करते हो, है ना, और इन चीजों के अंदर भी कैटेगरीज होती हैं, ये 3 तरह के ड्रीम्स के अंदर भी कैटेगरीज होती हैं। आगे 3 तरह की कैटेगरी, जिसके अंदर क्या आती है, एक तो होते हैं लॉन्ग टर्म ड्रीम्स, बहुत मतलब इसको गोल्स भी कह सकते हो, ड्रीम्स भी कह सकते हो, बट गोल्स और ड्रीम्स के अंदर एक डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है मैं उसके लिए भी आपको बता देता हूँ। गोल्स और इसके अंदर डिफरेंस ये है, गोल्स जो ड्रीम्स है ना, वो एक एक वांट है आपकी, ठीक है, वो एक वांट है, बस आपको चाहिए, है ना। और जो ड्रीम्स है ना, वो क्या है, सॉरी, जो आपके गोल्स है ना, वो क्या है, आपके नीड है, आपको वो आपको चाहिए ही चाहिए। राइट कि नहीं राइट? जो ड्रीम्स हैं वो आपकी वांट है, और जो गोल्स हैं वो आपकी नीड है ना। आप चाहते हो ड्रीम्स को, और गोल्स को आप चाहिए ही चाहिए। दो बार आ गया, चाहिए चाहिए, है ना। और ये चीज को दोनों के अंदर ना फर्क है। दोनों आप कहोगे सर दोनों एक ही है, चाहिए चाहिए और चाहिए के अंदर क्या फर्क हुआ, है ना। एक चीज थी आप मांगते थे, हाँ यार मुझे ये मिल जाता तो बहुत बढ़िया होता, आपका ड्रीम बन गया, है ना। दूसरी चीज, ये बारी ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो जाए, है ना, कुछ भी हो जाए। ये जहां पर आपने ये लाइन बोल दी ना, यार कुछ भी हो जाए ये मुझे चाहिए चाहिए, वो आपका गोल बन गया। राइट है, ये आपका ड्रीम और गोल्स के अंदर। और उसके बाद आप गोल्स के अंदर उसको कैसे कन्वर्ट करोगे? जैसे ही उस ड्रीम के ऊपर आपने डेट डाल दी, हाँ भाई मुझे चाहिए चाहिए और इस तारीख से पहले पहले चाहिए। अब मुझे दिसंबर 2022 के अंदर मुझे इतने पैसे चाहिए, है ना। दिसंबर 2022 के अंदर मुझे आईफोन चाहिए, है ना। दिसंबर 2022 के अंदर मुझे ये स्किल्स के अंदर मैंने अपना ट्रेनिंग सेशन, अपना सिस्टम डेवलप करना है, या कुछ भी, है ना। ये आपका गोल, आपका ये गोल्स होने चाहिए, ऐसे गोल्स हो। और ये गोल्स इसको बोलते हैं,
और ये आप कह सकते हो 3 तरह के होते हैं गोल्स, है ना, 3 तरीके के होते हैं, जिसको बोलते हैं पहले होते हैं मटेरियल अपना लॉन्ग टर्म गोल्स, ठीक है, सबसे पहले लॉन्ग टर्म गोल्स, राइट है। लॉन्ग टर्म गोल्स के अंदर आपके 5-10 साल के होते हैं, ठीक है, 5-6 साल 10 साल के होते हैं गोल्स, जिसके अंदर आप कुछ भी सोच सकते हो बड़े से बड़ा, जैसे मैंने दुबई में घर लेना है, या मैंने कुछ भी, आप बड़े से बड़ा प्रैक्टिकल हो, ठीक है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल होना चाहिए वो चीज, ठीक है। आपको अपने जो भी गोल्स बनाने हैं वो प्रैक्टिकल बनाने पड़ेंगे, बिना अनप्रैक्टिकल कुछ भी नहीं होगा। आप सोच लो कि हाँ मुझे चांद पे घर लेना है जी, वो प्रैक्टिकल नहीं है, अभी पॉसिबल नहीं है, राइट है। आप बोलोगे हाँ भाई मुझे मंगल यात्रा करनी है, नहीं नहीं भाई इतने नहीं, ऐसे नहीं। हाँ भाई मुझे ऐश्वर्या राय से शादी करनी है, ऐसा नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं। गोल्स बनाओ जो प्रैक्टिकल हो, जो सुनने में अच्छा लगे और सही हो। लोगों को मैटर नहीं करता, लेकिन आपके हिसाब से आपको लगे हाँ भाई मैं पूरा कर लूंगा, राइट है। आप कहोगे मुझे आलिया भट्ट से शादी करनी है, वो तो हो गई, अब कर नहीं सकते आप, है ना। तो ये चीज है, आपको ये चीज को अपने अंदर देखना पड़ेगा कि हाँ भाई अगर मुझे ये चीज करनी है कि हाँ मुझे घर लेना है, और कितने टाइम में लेना है, कितने गज का लेना है, क्या करना है ना। एक स्मार्ट गोल होना चाहिए आपका प्रॉपरली, है ना, स्पेसिफिक गोल होना चाहिए, एक मतलब एक सिस्टम के साथ बनाना होना चाहिए गोल्स को आपको, राइट कि नहीं राइट। तो इस तरीके से आपको एक स्मार्ट गोल अपना डिसाइड करना है, ओके, जिसका एक ऑटोमेटिक सिस्टम बना हो और आपके पास उसकी प्लानिंग भी हो, है ना, पूरी प्लानिंग हो कि हाँ मुझे डेली बेसिस पे उसको कैसे करना है ना। और गोल्स को अचीव कैसे करते हैं, किसी भी गोल को कैसे अचीव करते हैं, वो उसके पीछे भी एक रीजन होता है, उसके पीछे भी एक चीज होती है, वो एक कह सकते हो ट्रिक है, ठीक है, ट्रिक है। अगर मान लो आपने गोल से डिसाइड कर लिया, हाँ भाई मुझे अपना डिसाइड करना है, अपना मुझे 2022 तक मुझे ये चीज लेनी है, तो उसके बाद आपने ना बैकवर्ड विजन के साथ चलना है। बैकवर्ड विजन एक टेक्निक है जो कि बहुत सारे लोग यूज करते हैं, जो कि बिगेज हैं, जो कि मिलीनियर्स हैं। बैकवर्ड कह सकते हो, क्या क्या मैंने बोला अभी, बैकवर्ड विजन या कह सकते हो, है ना, बैकवर्ड ट्रिक्स। और इस चीज को आपने यूज करना है कैसे, जैसे कि सपोज लाइक दैट, अगर आपने दिसंबर में आईफोन लेना है, तो आप दिसंबर में आईफोन ले चुके होगे, है ना, और उससे पहले उसके नवंबर में क्या कर रहे होगे, आप हिसाब किताब लगा रहे होगे, है ना। उसके पहले एक महीने पहले क्या कर रहे होगे, आप कुछ और कर रहे होगे, है ना, आप उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्लानिंग कर रहे होगे। उसके एक महीना पहले क्या कर रहे होगे, है ना। वैसे ही आपने अपना सारा शेड्यूल डिसाइड कर लिया, और उसके बाद आप जैसे ही जून में आए, है ना, मई जून में आए, तो मई जून के अंदर आपने जो लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग आप वो करना शुरू कर दोगे कि मई जून में मैंने ऐसे प्लानिंग बनानी थी, है ना, मई जून में मैंने ऐसे लिस्ट बनानी थी, मैंने किन किन लोगों से बात करनी है, कैसे कैसे बात करनी है, राइट कि नहीं राइट। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, अगर आपसे मैं सवाल पूछूं, अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो आपको किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, फाइनेंस की नॉलेज होनी चाहिए, है ना। फाइनेंस चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आपको बनना है, आईटीआर फिल करना सीखना पड़ेगा, बैलेंस शीट की नॉलेज, फाइनेंस की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो क्या होनी चाहिए नॉलेज, एमबीबीएस करनी पड़ेगी, है ना, राइट कि नहीं राइट। आपको हेल्थ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, राइट है ना। अगर आपको टीचर बनना है तो उस बेसिस की नॉलेज, एजुकेशन सेक्टर की नॉलेज होनी चाहिए, राइट है। उसी तरीके से अगर आपको अमीर बनना है तो आपको किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, पैसे की, है ना, आपको पैसे के संबंधी नॉलेज होनी चाहिए, फाइनेंशियल एजुकेशन होनी चाहिए आपके पास। और वही फाइनेंशियल एजुकेशन लेने से के लिए जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा था, उस टाइम पे मैंने भी फाइनेंशियल एजुकेशन लेना चाहा था, है ना। और उस टाइम पे मैंने रिसर्चेस करी, और वो मोस्ट कह सकते हो नंबर 1 बुक है, एक मोस्ट नंबर 1 बुक है जो पैसे के ऊपर लिखी जा चुकी है, और जो कि इंडिया में नहीं वर्ल्ड वाइड फेमस है। और अमेजोन पे पैसे के ऊपर लिखी जाने वाली सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक और बेस्ट सेलिंग के अंदर आने वाली पहली बुक रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड जो लिखी गई, है ना, उसके अंदर क्या बताया गया, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ। कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिन्होंने वो बुक रीड करी है, आप में से जहाँ सुनी है या पढ़ी है, कितने लोग ऐसे हैं, एक बार मुझे बताएंगे जिन्होंने फुल रीड करी होगी, फुल पढ़ी होगी, या रीड करी है या सुनी है फुल। ओके, करण जी ने पढ़ी है, ठीक है, फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर, है ना। तो उसके अंदर ना एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया था, जब वो बुक लॉन्च हुई। और आप ऑन रिसर्च भी कर सकते हो, आप खुद रिसर्च कर सकते हो कि हाँ जी इस टाइम पे फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर सबसे ज्यादा तगड़ी लिखी जाने वाली, पढ़ी जाने वाली या रिकमेंड की जाने वाली बुक है रिच डैड पुअर डैड, ओके।
और उस बुक को आप अगर देखोगे, पढ़ोगे या सुनोगे तो आपको ये चीज पता चलेगी कि आप किस लेवल पे हो या क्या हो, या किस तरीके से आपने पैसे के संबंधी, इन्वेस्टिंग के संबंधी या पैसे के संबंधी स्पेशली नॉलेज है। और उस बुक की ही, जब उस बुक का सेकंड पार्ट बना, क्योंकि इतनी सक्सेसफुल हो गई थी बुक, तो उसी बुक की अगली उन्होंने सीरीज निकाल दी जिसका सेकंड पार्ट था कैश फ्लो क्वाड्रेंट। ओके, पहली बुक के अंदर माइंडसेट बताया गया था और हल्की हल्की जानकारी दी गई थी ईएसबीआई मॉडल के बारे में। काफी सारे लोग जानते हैं, काफी सारे लोग नहीं जानते ईएसबीआई मॉडल क्या होता है ना। तो ईएसबीआई मॉडल के बारे में काफी सारी जानकारी, बेसिक जानकारी आपको उसी बुक के अंदर दे दी गई थी, लेकिन उसको ब्रीफली समझाया गया था कौन सी बुक के अंदर, कैश फ्लो क्वाड्रेंट के अंदर। अब कितने लोग हैं इसका सेकंड पार्ट जिन्होंने पढ़ा है या रीड करा या सुना है कैश फ्लो क्वाड्रेंट? कितने लोग हैं? मेरे हिसाब से बहुत कम लोग हैं जिन्होंने ये बुक रीड करी होगी, कैश फ्लो क्वाड्रेंट। ओके, ये बुक है, अलग से है, ओके, जिसके अंदर ये ईएसबीआई मॉडल को थोड़ा डीपली एक्सप्लेन करा गया है ना, थोड़ा डीपली एक्सप्लेन करा गया। मैं आपको बताता हूं आज व्हाट इज अ कैश फ्लो क्वाड्रेंट, है ना। कि इन्होंने बताया, क्योंकि इनको फाइनेंशियल गुरु बोला जाता था, है ना, पूरी कह सकते हो वर्ल्ड में। और रॉबर्टो कियोसाकी ने 4 तरीके बताए जिसकी वजह से लोग पैसा कमाते हैं, है ना। क्योंकि सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, अगर आपको पैसे के संबंधी नॉलेज चाहिए तो ये 4 तरीके आपको पता होने चाहिए। 4 तरीके से दुनिया में पैसा बढ़ता है, 4 ही तरीके से लोग पैसा कमाते हैं। और वो 4 के 4 तरीके कौन से हैं जी? पहला तरीका ESBI का मतलब, पहला तरीका ई का मतलब क्या हुआ? एम्प्लॉय, है ना। पहले हम जैसे स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट के बाद हमने एम्प्लॉयशिप करनी है ना, हमने किसी के नीचे नौकरी करी। जैसे सपोज लाइक दैट आपने एमबीबीएस करी, आप डॉक्टर बन गए और आप किसी भी क्लिनिक के अंदर जॉब करना शुरू कर दिया, या किसी भी हॉस्पिटल के अंदर आपने जॉब करना शुरू कर दिया, दैट इज ई कैटेगरी। आप ई कैटेगरी के अंदर आते हो फिर, है ना। या फिर आपने किसी भी, आपने डिजिटल मार्केटिंग करी और आपने किसी भी बड़ी एमएससी के अंदर, आपने मल्टीनेशनल एमएससी के अंदर जॉब करनी शुरू कर दी, और आपका चाहे पैकेज 10 लाख रुपए क्यों ना हो, लेकिन ऐसे आप ई कैटेगरी के अंदर ही आते हो, है ना। पैसे से मैटर नहीं करता, एक चीज ध्यान रखना, पैसा कितना कमाते हो उससे मैटर नहीं करता आप कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हो, ठीक है। ये कंफ्यूजन है बहुत सारे लोगों को। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि बिजनेसमैन कौन होता है और अपना सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होता है, ठीक है, और एम्प्लॉयड कौन होता है। मैं आपको ये चीज आज डीपली क्लियर करने वाला हूँ, ध्यान से सुनना इन चीजों को, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ ई कैटेगरी के अंदर, ई कैटेगरी के अंदर वो लोग आते हैं जो लोग जॉब करते हैं किसी के नीचे, उसका सारा कंट्रोल किसी के थ्रू होता है ना। जैसे सपोज लाइक दैट एक आप कह सकते हो एक पर्सन है जिसने अपना सीए करा है ना, सीए करा है, और उसने किसी बड़े सीए के साथ साथ में नौकरी कर ली, है ना। नौकरी कर ली का मतलब क्या हुआ? ई कैटेगरी के अंदर आ गया। या कुछ भी उसने करा, है ना, एक डॉक्टर है, उसने किसी क्लिनिक के अंदर काम करना शुरू कर दिया, या एक बड़े डॉक्टर का या बड़े हॉस्पिटल के अंदर जॉब करना शुरू कर दिया, है ना, तो वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आ गया? चाहे वो 1 लाख 2 लाख रुपए कमा रहा है, लेकिन आता ई कैटेगरी के अंदर ही है। ओके, दूसरी कैटेगरी आती है एस कैटेगरी। एस कैटेगरी दैट मींस सेल्फ एम्प्लॉयड। ये क्या होते हैं? जो ई कैटेगरी वाले लोग थे वो कौन थे? वो जस्ट एंड जस्ट नौकर है ना। और ये कौन से हैं? ये खुद के नौकर और खुद के मालिक हैं, राइट है, जो एस कैटेगरी वाले लोग हैं। और ये मजे वाली बात है, इनको ही नहीं पता होता कि ये एस कैटेगरी के अंदर आते हैं। ये अपने आप को बिजनेसमैन बोलते हैं, ठीक है। ये मजे की बात है कि ये अपने आप को बोलते हैं कि एक आप हम आते हैं बी कैटेगरी के अंदर, लेकिन वो आते हैं किसमें? एस कैटेगरी के अंदर। एस कैटेगरी कौन सी होती है? सेल्फ एम्प्लॉयड। जैसे एक दुकानदार है, अब दुकानदार जो अपनी शॉप के अंदर 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करके बैठा है ना, दुकानदार है। जैसे ये कृतिश जी हैं, ये दुकान पे बैठे हैं, है ना, ये क्या किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? ये एस कैटेगरी के अंदर आ गए, राइट कि नहीं राइट। तो ये एस कैटेगरी के अंदर कैसे है? जैसे ये दुकान पे बैठे हैं, अब ये दुकान को छोड़ के जाएंगे तो इनकी पीछे दुकान में हैंडल करने वाला कोई नहीं है, राइट है। अब ये दुकान पे बैठेंगे तो इनको पैसा आएगा, अब नहीं बैठेंगे नहीं आएगा, राइट कि नहीं राइट। अब सिंपल सी बात है, वैसे ही एक डॉक्टर है, डॉक्टर अगर एक किसी भी हॉस्पिटल के अंदर काम करता है तो वो ई कैटेगरी के अंदर है। अगर वो खुद का क्लिनिक ओपन कर ले तो वो एस कैटेगरी के अंदर है, राइट कि नहीं राइट। अब हर कोई बंदा ई एंड एस कैटेगरी के अंदर आ सकता है। अब आपको एक चीज बताता हूं, अब बी कैटेगरी की थोड़ी बात कर लेते हैं। बी कैटेगरी के अंदर कौन लोग आते हैं? जैसे ई कैटेगरी के अंदर नौकर आते हैं, एस कैटेगरी के अंदर जो सेल्फ एम्प्लॉयड जो खुद के नौकर आते हैं, और बी कैटेगरी के अंदर आते हैं जो स्वामी होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, जो बिग बिजनेस वाले होते हैं। बिग बिजनेस में कौन लोग आते हैं? जो कि एक सिस्टम क्रिएट करते हैं और उनके नीचे लोग काम करते हैं, राइट है।
अब आप लोग कहोगे सर एक फैक्ट्री का मालिक भी बिजनेसमैन हुआ, राइट? मैं कहता हूं नहीं। क्यों? आप कहोगे कैसे? अब देखो सिंपल सी बात है, एक फैक्ट्री है, ठीक है, 15-20 लोग उसको हैंडल कर रहे हैं, 15-20 लोग उसको हैंडल कर रहे हैं, और उसको अगर मान लो उसको उस अपनी फैक्ट्री को छोड़ के कहीं पे एम्प्लॉयज के सिर पे छोड़ के जाना पड़े वेकेशंस पे, और आके जब वेकेशन के बाद आएगा तो जो बड़ी बड़ी डील्स होंगी वो उसके हाथ से चली जाएंगी, राइट कि नहीं राइट? बड़ी बड़ी डील्स जो होंगी उसकी फैक्ट्री में जो ऑर्डर्स आएंगे वो तो खुद ही लेता है ना, काम मजदूरी वाला काम एम्प्लॉयज करते होंगे, लेकिन है वो सेल्फ एम्प्लॉयड। क्यों? क्योंकि मेन काम वही करता है, और अगर वो ना होगा तो शायद उसका वो काम भी नहीं होगा। ये आपको अपनी माइंडसेट में बिठाना पड़ेगा कि एस कैटेगरी एंड बी कैटेगरी के अंदर फर्क। अब बी कैटेगरी के अंदर कौन लोग आते हैं? जैसे सपोज लाइक दैट मुकेश अंबानी, रतन टाटा, बिरला, अडानी, है ना, ये सारे लोग होते हैं जो बी कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब बी कैटेगरी के अंदर कैसे? जैसे सपोज लाइक दैट ये है ना, आप जियो चला रहे हो, आपके पास जियो की सिम है, अब मान लो आपको जियो के अंदर कोई भी दिक्कत आती है तो आप सीधा मुकेश अंबानी को कॉल करके थोड़ी बोलोगे कि हाँ जी जियो सही नहीं चल रही आपकी, बताओ मुझे कैसे चलेगी ये, ऐसे तो नहीं ना बोलोगे। आप सीधा उनके किसी एम्प्लॉय से बात करोगे, जो भी अपना दिमाग खर्ची करोगे एम्प्लॉय को करोगे, है ना, लेकिन पैसा किसको जा रहा है? ऊपर मुकेश को जा रहा है, अंबानी को जा रहा है ना। अब जैसे फेसबुक है, अब फेसबुक के अंदर जैसे आपको कोई फेसबुक में कुछ भी करना है या एड रन करवानी है या कुछ भी करवाना है ना, तो जो आप पैसे दे रहे हो, आप ऑनलाइन पे कर रहे हो या किसी की भी आप डिजिटल मार्केटर के थ्रू करवा रहे हो, और जो पैसा जा रहा है किसको जा रहा है? मार्क जकरबर्ग को जा रहा है। अब मार्क जकरबर्ग को मान लो उसकी टांग टूट जाती है और वो 10 दिनों के लिए बेड पे रेस्ट करने चला जाता है ना, या वो बीमार हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है या मर भी जाता है ना बंदा, फिर भी मेरे भाई उसके घर में पैसा जाता रहेगा लाइफ टाइम तक। क्यों? उन्होंने एक सिस्टम ऐसा क्रिएट कर दिया। मुकेश अंबानी ने भी ऐसा सिस्टम क्रिएट कर रखा हुआ, अडानी ने ऐसा सिस्टम क्रिएट कर रखा हुआ है ना। अब आपके घर में गैस खत्म होती है, राइट है, आपके घर में जब गैस खत्म होती है तो क्या होता है? पहले तो अब गैस सिलेंडर्स आते थे, लेकिन अब कुछ टाइम तक वेट कर लो, आपको सारा कुछ इसका बिल आया करेगा, है ना, टाइम अपडेट हो रहा है। अब सिलेंडर जो आते थे आपके घर में, अब जब सिलेंडर खत्म होता था, आप पास की एजेंसी में फूल करते थे या सीधा अडानी को, हाँ जी अडानी भाई जी आप मुझे सिलेंडर भेज दो हमारा खत्म हो गया, है ना? ऐसे तो नहीं ना करते थे, आप सीधा किस में कॉल करते थे? पास में उनको कॉल करते थे। तो सीधा सिंपल सी बात है, बी कैटेगरी वाले वो लोग होते हैं जो कि एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, जो कि अपना एम्प्लॉयज के सिर पे काम करते हैं, और वो अपने बड़ी बड़े काम करते हैं, और उसके बाद पे उनको पैसा जाता है और पैसिव इनकम जाती है। सोते हुए भी पैसा कमाते हैं, जागते हुए भी कमाते हैं, रोते हुए भी कमाते हैं, जागते हुए पार्टीज में जा रहे हैं तब भी कमाते हैं, सो रहे हैं तब भी कमा रहे हैं, नहा रहे हैं तब भी कमा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तब भी कमा रहे हैं, राइट कि नहीं राइट? तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि बी कैटेगरी कौन सी होती है, ई कैटेगरी कौन सी होती है, एस कैटेगरी कौन सी होती है। क्लियर? एंड सबसे लास्ट वाली कैटेगरी आती है आई कैटेगरी। आई कैटेगरी इज द बेस्ट कह सकते हो। ओके, क्यों? क्योंकि इज द इन्वेस्टर कैटेगरी। जैसे आपने हर्षद मेहता सुना होगा, हर्षद मेहता, राकेश सिंह झुनझुनवाला, है ना, और भी बहुत सारे, वॉरेन बफेट है, ठीक है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्टर कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब ये लोग कौन होते हैं? ये लोग जो बिगेज वाले जो बिजनेसमैन होते हैं, जैसे अडानी की कंपनी है रिलायंस, इनके शेयर्स बाय कर लेते हैं, है ना, इनके शेयर्स बाय कर लेते हैं, और ये भी उतना ही मालिकाना हक रखते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, आप हो या मैं हूं, है ना, अब अगर हम मान लो हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, मान लो आप देश के लिए कुछ करना चाहते हो, आप चाहते हो, अच्छा दो तरीके से देश के लिए कुछ कर सकते हो, जहां तो आप आर्मी में चले जाओ, राइट है, जहां तो आप आर्मी में चले जाओ और देश के लिए शहीद हो जाओ या कुछ भी आप करो, है ना, या दूसरी चीज आप हमारी जीडीपी को ग्रो करने के लिए कुछ कर सकते हो। वो कैसे करोगे? शेयर मार्केट में पैसा लगा, है ना। अब बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में सबसे मेन म्यूचुअल फंड है निफ्टी 50। निफ्टी 50 क्या है? निफ्टी 50 के अंदर कौन सा म्यूचुअल फंड आ जाता है? म्यूचुअल फंड का सबसे बाप आ जाता है, जिसके अंदर निफ्टी 50 एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर इंडिया की टॉप एमएनसी कंपनीज है, ठीक है, जो कि ग्रो करेंगी ही करेंगी, जिसके ऊपर इंडिया की जीडीपी रन करती है 50 स्टॉक, उसको बोलते हैं निफ्टी 50, ठीक है। अब मान लो आपने उस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाना शुरू कर दिया, तो आप एक इन्वेस्टर कैटेगरी के अंदर आ गए। अब आपने चाहे ऐसी एसआईपी बना लिया, अगर आपने कुछ भी आप कर सकते हो, उसके अंदर आप ई कैटेगरी, आई कैटेगरी के अंदर आ सकते हो, और आप एज ए इन्वेस्टर कैटेगरी के अंदर आ सकते हो, राइट है। आप देखो जो वॉरेन बफेट है, वॉरेन बफेट की एज आज 90 के आसपास है, ठीक है, 90 के आसपास है, और उन्होंने इन्वेस्टिंग का करियर अपना 11 साल की उम्र से शुरू किया था।
राइट है, 11 साल। जिस दिन हम लॉलीपॉप खाना पसंद करते हैं उस टाइम उन्होंने इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दिया था, राइट कि नहीं राइट। जिस दिन हम जिस एज के अंदर हम कुछ भी नहीं जानते, हमने मतलब हमने नहाना भी नहीं आता, हमें धोना भी नहीं आता, उस टाइम में उस एज के अंदर वो क्या कर रहे थे, इन्वेस्टिंग कैटेगरी के अंदर जाके काम करना शुरू कर दिया था उन्होंने, राइट है। तो ये चीज आपको देखनी है। और उनको मैं एक सीक्रेट बताता हूँ, उनकी 90% वेल्थ, उनकी आज 84 बिलियन की संपत्ति है टोटल, है ना। 84 बिलियन की संपत्ति है वॉरेन बफेट की, 84 या 90 बिलियन की है, जिसमें से 81 बिलियन डॉलर उन्होंने 80s की एज के बाद अर्न करे, 80s की एज के बाद, 80 साल के बाद, राइट है। तो ये पावर है इन्वेस्टिंग की, ये चीज आपको इन्वेस्टिंग का समझना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज बताता हूं आपको मैं आज, ठीक है, जो कि मैंने जब सुना था ना मैं चकरा गया था, ठीक है। ये तो आगे कैटेगरीज, ठीक है, मैं चकराया किस बेस पे था कि इनकी कैटेगरीज के अंदर डिवाइजन देखे, जब मुझे ये पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड जो ई एंड एस वाली कैटेगरीज है ना, उसके अंदर 95% लोग हैं, ठीक है, 95% लोग हैं। और 5% लोग कहां पे आते हैं जी, एस आई सॉरी बी एंड आई वाली कैटेगरी, बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर। और सबसे मजे की बात यह है कि जो 95% जो पैसा है ना, जो 95% पैसा है वो बी एंड आई वाले के पास है, और जो एस एंड ई वाला बंदा है ना उसके पास दुनिया का सिर्फ 5% पैसा है, राइट कि नहीं राइट। अब इतना तगड़ा फर्क, इतना तगड़ा फर्क, मैं तो चकरा गया भाई। इसने तो एक प्रीतो प्रिंसिपल है 80-20, 80-20 प्रीतो प्रिंसिपल को अगर आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा आप सर्च कर लेना ऑन गूगल। प्रीतो प्रिंसिपल क्या होता है, 80-20 रेशो, है ना, कि 80% जो एक्सीडेंट होते हैं वो 20% गाड़ियां करती हैं, है ना। 80% रिजल्ट जो होता है स्कूल का वो डिपेंड करता है 20% बच्चों के ऊपर, है ना। तो मतलब ये एक प्रीतो प्रिंसिपल है 80-20 रेशो, राइट है। इस प्रिंसिपल को भी इस रेशो ने फेल कर दिया, सोचो। अब इतना तगड़ा फर्क कैसे आया, आपने कभी सोचा है इतना तगड़ा फर्क कैसे आया। मैंने सोचा और मैंने इसी बुक को और रीड करना शुरू करा, मैंने इसकी अगला पार्ट पढ़ा जिसका नाम था 21वीं सदी का बिजनेस, ठीक है, 21वीं सदी का बिजनेस, द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, जिसके अंदर नेगेटिव मार्केटिंग बताया गया था, राइट है। तो अब जब मैंने ये चीजों को एनालाइज करना शुरू करा तो उसके अंदर मुझे टाइम लीवरेज कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला कि एक आम इंसान 8 घंटे वर्क करता है, ओके, और 8 घंटे काम करने के बाद वो हफ्ते में काम करता है कितने दिन, 5 दिन, है ना। हफ्ते में 40 घंटे हो गए, 40 घंटे उसने एक हफ्ते में वर्क करा। एक साल में कितने वीक्स होते हैं, एक साल में वीक्स होते हैं 52, हम 50 लेके चलते हैं, ज्यादा नहीं, है ना, हम 50 लेके चलते हैं। तो एक साल में 2000 घंटे बन गए, एक वीक के 40 घंटे, एक साल के 50 वीक्स, और एक ईयर के, ये मैथ है, कैलकुलेशन है, थोड़ा सा आप ध्यान देना, है ना, थोड़ा कंफ्यूज मत होना, ध्यान देना, ठीक है। एक साल के कितने हो गए, 2000 घंटे हो गए, राइट है। अब 2000 घंटे एक साल के हो गए, अब 20 साल की उम्र में काम करना शुरू करा, 40 साल तक करा, ठीक है, सॉरी 60 साल तक करा। जिंदगी के कितने साल काम कर लिया, 40 साल। एक साल में कितने घंटे काम कर रहे थे, 2000 घंटे, है ना। तो 2000 घंटे को मल्टीप्लाई कर दो 40 से, तो कितना हो गया, 80,000 घंटे, राइट है। अब 80,000 घंटे अगर आपने काम करा, कितना, पूरी जिंदगी में, तो एक घंटे की वैल्यू कितनी लगाएंगे हम, ज्यादा से ज्यादा कितनी मिलेगी, कुछ भी लगा सकते हैं हम, एक अच्छी से अच्छी इनकम लगा लें मेरे भाई, 300 रुपए लगा लेते हैं, एक घंटे की वैल्यू बहुत है, वैसे मिलती नहीं इतनी, 300 रुपए लगा लेते हैं, है ना। और अगर हम 300 रुपए लगाते हैं एक घंटे की वैल्यू, तो एक साल की कितनी होती है, 2000 घंटे के हिसाब से 6 लाख रुपए, राइट है। और 40 साल के कितने होते हैं, अब मल्टीप्लाई कर देना, एक 300 को 80,000 से, तो 2,40,00,000 रुपए आता है। मुझे आप बताओ, आप मुझे खुद बताओ, एक आम इंसान जो महीने का 50,000 रुपए कमा रहा है, ठीक है, अगर वो 300 रुपए एक घंटे के प्रति कमा रहा है तो महीने का 50,000 रुपए होता है, ठीक है। आप बताओ, क्या आज के समय में अगर आपको अभी अभी क्या अभी, क्योंकि अभी आपकी एज इतनी है 20-30 इतनी, 20 से लेके 25 है ना, इससे ज्यादा कोई नहीं है यहाँ पे बैठा, अभी आपको 2,40,00,000 रुपए मिल जाए पर मंथ 50,000 के अकॉर्डिंग, क्या आप सारी जिंदगी ऐशो आराम से जी लोगे, 2,40,00,000 रुपए से क्या आप अपनी जिंदगी बिता सकते हो, यस और नो के आंसर दो। हाँ जी,
यस और नो? नो, सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि पहले एजुकेशन, दूसरा शादी, तीसरा बच्चे बीवी, चौथा बच्चों की एजुकेशन, घर खुद का, गाड़ी खुद की, राइट? उसके बाद बच्चों की एजुकेशन, उसके बाद प्लान ऑफ रिटायरमेंट, है ना? रिटायरमेंट के लिए क्या बचेगा? कुछ भी नहीं, राइट कि नहीं राइट? तो आपके पास 2,40,00,000 रुपए कुछ भी नहीं है एक आम इंसान के लिए। अब यही बात करते हैं बी कैटेगरीज। अब ये तो हो गए 5%, जो 95% लोग हैं ऐसे काम करते हैं, है ना? अब जो बी कैटेगरी एंड आई कैटेगरी वाले कैसे करते हैं, जैसे अडानी, टाटा, बिरला, है ना, ये जितने भी लोग हैं ये क्या करते हैं, मान लो एग्जाम्पल के तौर से ये एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार करते हैं और उसके अंदर 10,000 लोगों को काम पे रखते हैं। कितने? 10,000 लोगों को। और 10,000 लोगों को क्या करते हैं जी? सिंपल काम करते हैं, 8-8 घंटे काम करवाते हैं 10,000 लोगों से। हम भी 8 घंटे काम कर रहे थे ना, है ना? वो भी 8-8 घंटे उनसे काम करवाते हैं। एक दिन का कितना काम हुआ जी? 80,000 घंटे एक दिन का, राइट है? एक दिन का कितना काम हो गया? 80,000 घंटे। अब पर आवर की आप वैल्यू लगा लो, हमने अपनी 300 लगाई थी, इनकी 50 रुपए लगा लो, ठीक है? पर आवर की वैल्यू हम अपनी 300 लगाई थी, इनकी पर आवर की वैल्यू अपने सारे एक्सपेंसिव निकाल के 50 रुपए सिर्फ प्रॉफिट कमाते हैं। तो भी हफ्ते का कितना कमा लिया इन्होंने? 2 करोड़ रुपए, 2,40,00,000 रुपए इन्होंने हफ्ते का कमा लिया। जो हमारी पूरी जिंदगी की कमाई थी गाइस, ये लोग एक हफ्ते का कमा रहे हैं, राइट है? दैट इज डिफरेंस ऑफ बिटवीन ES, ठीक है, ES एंड BI। इसीलिए बोलते हैं कि 95% लोग 5% पैसे को हैंडल कर रहे हैं और 5% लोग 95% वेल्थ को एंजॉय कर रहे हैं, राइट है? अब आप सोचो कि आप कौन सी कैटेगरी के अंदर आना चाहते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इनकी इतनी वेल्थ कैसे बढ़ गई, इनकी इतनी वेल्थ कैसे बढ़ गई? इसके पीछे इनको एक बचपन से इनके मतलब इनको एक चीज समझ में आ गई थी, इनको स्टार्टिंग से एक चीज समझ में आ गई थी, एक फॉर्मूला समझ में आ गया था जिसको एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोला है। किस चीज को जी? आप में से किसी कोई बता सकता है एल्बर्ट आइंस्टाइन ने किस चीज को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोला है? आप में से काफी सारे लोगों को पता होगा अगर वो लीडर हैं तो, है ना? और जिन लोगों को नहीं पता वो भी यस टाइप करें, मतलब नो टाइप करते हैं कि नहीं पता जी। किस चीज को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोला है? अच्छा जी, बोलू जी कह रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग को। अच्छा जी, ओके। कंपाउंडिंग, ओके। प्रियांशु जी कह रहे हैं नो, मुझे नहीं पता। ओके, नो। कृतिश जी बोल रहे हैं नहीं पता। कौशिक जी, ठीक है। नो नो नो, काफी सारे लोगों को नहीं पता। मैं आपको बताता हूँ, एक आंसर सही आया अभी तक, दैट इज कंपाउंडिंग इफेक्ट। अब कितने लोगों को पता है कि कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होता है? व्हाट इज अ कंपाउंडिंग इफेक्ट? यस और नो? कंपाउंडिंग इफेक्ट, ओके। काफी सारे लोगों को पता है कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होता है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, काफी सारे लोगों को नहीं भी पता कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होता है। अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ, ठीक है? एक सवाल पूछूंगा, एक तरफ आपको, ठीक है, एक तरफ आपको 1 रुपया दिया जाए, ठीक है, और उसको बोला जाए कि इस 1 रुपए को डेली बेसिस पे हम बढ़ाएंगे, ठीक है, कंपाउंड करते जाएंगे। 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, 64 का 128, ऐसे, ठीक है। और दूसरी तरफ आपको 10 लाख रुपए नहीं, 1 करोड़, चलो उसको भी छोड़ दो, 10 करोड़ रुपया दिया जाए, ठीक है, 10 करोड़। और आप मुझे एक बात बताओ, आप क्या चॉइस करोगे? 1 रुपया जो डेली बेसिस पे अगले 30 दिन के लिए बढ़ेगा, सिर्फ 30 दिन के लिए, ओके। दूसरी तरफ 10 करोड़, आप मुझे बताओ क्या चॉइस करोगे? चैट के अंदर बताओ। इरफान जी बोलते हैं 1 रुपया चॉइस करेंगे, ओके। 1, ओके, 1 रुपए, 1 रुपए, समझदार लोग हैं सारे यहाँ पे मुझे लग रहा। 1 रुपए, 1 रुपए, 1 रुपए, 1 रुपए, 1 रुपए, बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट, सारे लोग जानते हैं 1 रुपए।
मैंने क्यों 1 रुपए, आपने 1 रुपए क्यों बोला पता है? क्योंकि मैंने कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में बोल दिया था आपको, है ना। अगर मैं कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में ना बोलता तो शायद बहुत सारे लोग 10 करोड़ भी चॉइस कर लेते, है ना। हर्षित जी बोल रहे हैं मैं 10 करोड़ चॉइस करूंगा, चलो बढ़िया बात है। अपनी अपनी चॉइस है। लेकिन अभी आपको मैं बता देता हूँ इसका, जिन्होंने एक रुपए चॉइस करा और जिन्होंने 10 करोड़ चॉइस करा है। अब कुछ लोग हैं जो इमीडिएटली लालच में आ गए, जी 10 करोड़ रुपए ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जिन्होंने एक रुपया करा है, 10 दिनों के बाद, कुछ ज्यादा नहीं उनका, समथिंग 10 दिनों के बाद ज्यादा नहीं बढ़ेगा, 500 कुछ होगा, ठीक है, जिन्होंने 1 रुपया चॉइस करा, ठीक है। 20 दिनों के बाद 5 लाख होगा, ओके। 25 दिनों के बाद वो 1 करोड़ होगा, ओके। और 30 दिन तक जाते 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 100 करोड़ से भी पार कर जाएगा। आर यू इमेजिन फॉर पावर ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट? आर यू इमेजिन फॉर पावर ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट? एक और स्टोरी सुनाऊं? 56 करोड़, इससे ज्यादा हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज और बताता हूं। एक बार एक राजा, ठीक है, एक साधु आते हैं उनके पास, ये आपकी एक वीडियो मिल जाएगी, आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में। हम आगे चलते हैं, ठीक है। इस स्टोरी को हम फिर बोलेंगे, है ना, क्योंकि टाइम भी हो रहा है और भी टॉपिक्स कवर करने हैं, राइट है। अब इसी बेसिस पे ये कंपाउंडिंग इफेक्ट किस तरीके से वर्क करता है, जैसे स्नोबॉल इफेक्ट वर्क करता है। स्नोबॉल इफेक्ट कैसे? जैसे आपने टॉम एंड जेरी देखा, किसी ने टॉम एंड जेरी बचपन में देखते थे, मजा आता था। टॉम एंड जेरी लड़ते होते थे आपस में, है ना, टॉम एंड जेरी जा तेरा मेरा है रिश्ता, राइट कि नहीं राइट? गाना भी सुना होगा आपने। तो वो टॉम एंड जेरी वाला आपने देखा होगा। और उसके अंदर क्या होता था गाइस, उसके अंदर ना एक, उसने बिल्ली ने, मतलब टॉम ने जेरी के ऊपर एक वो बर्फ का गोला फेंक दिया ऊपर से, पहाड़ से, ठीक है। वो छोटा सा फेंकती है, लेकिन वो बर्फ का गोला बढ़ते 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 नीचे नीचे आते हो तो इतना बड़ा हो जाता है, राइट है। दैट इज स्नो बॉल इफेक्ट, है ना। नीचे 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 आते 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 वो इतना बड़ा हो जाता है, दैट इज स्नो बॉल इफेक्ट। अब जैसे सिंपल सी बात है, ये हमारे वर्क के अंदर भी काम करता है, ठीक है। हमारे वर्क के अंदर कैसे काम करता है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कैसे काम करता है, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के अंदर कैसे काम करता है ये वर्क, इसको यहाँ पे नाम दिया गया एन ग्राफ, ठीक है। एन ग्राफ इसमें हमारे बिजनेस के अंदर इसको नाम दिया गया है। और ये कैसे वर्क करता है, जैसे सिंपल सी बात है, मैं आपको ना एक चीज यहाँ पे दिखा देता हूँ। चलो मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ, है ना। सो वेट करना 1 मिनट, सो वेट करना, मैं आपको ना स्क्रीन शेयर करके ही दिखा देता हूँ कि एन ग्राफ हमारे बिजनेस के अंदर कैसे काम करता है, ठीक है। हम चलते हैं जी। राइट कि नहीं राइट? ये क्या है, दैट इज एन ग्राफ। अब कितने लोग थे जो गाइस इस चीज को जानते थे, एन ग्राफ क्या होता है, एन ग्राफ के बारे में जानते थे? काफी सारे लोग जानते होंगे, है ना। तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा गाइस, कि इस चीजों को सीरियसली लोगे तभी आपको ये समझ आएगा, है ना। और ये चीजें ना बहुत इफेक्टिवली वर्क करती हैं, और ये बेसिक नॉलेज है। और ये भी बेसिक नॉलेज है आपकी हर एक टीम मेंबर्स को, हर एक टीम बंदे को, आप जब वो स्टार्टिंग में आता है,
आप मुझे बोलते हो सर मेरी टीम वर्क नहीं करती, मेरी टीम अनएक्टिव हो चुकी है। मैं आपको एक रीजन बताता हूँ क्यों हो जाती है। ज्यादातर लोग उनके ज्वाइनिंग के पहले ही महीने जो बेसिक नॉलेज होती है उसको कवर नहीं करते, ठीक है, उसको कवर नहीं करते। राइट, मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी, वॉइस आ रही है? ओके 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 हाँ जी आ रही है। हेलो। ओके ओके, ठीक है जी। तो मतलब नहीं क्या है? जब आप हेलो हाँ कर जी, रहे, जब आप स्क्रीन शेयर कर रहे थे तब नहीं आ रही थी। स्क्रीन शेयर करी थी तब नहीं आ रही थी। तब नहीं आ रही थी। ओके, समझ में आ गया एनग्राफ क्या होता जब आपकी है ना? आवाज सुनी तो कैसे समझ आएगा। चलो मैं ना आप ऐसे बता दोबारा देता समझा हूँ। दीजिए। उसके अंदर ना आपने देखा होगा एक एन बना था, ठीक है, एक एन, एन मैं उंगलों से कैसे बनाऊंगा, छोड़ो। तो एन बना हुआ था, ठीक है। तो एन के अंदर जो इधर लेफ्ट हैंड साइड जो चीज थी उसके अंदर हमारे एफर्ट्स थे, ठीक है। और राइट हैंड साइड वाली चीज थी जो इतनी सी थी स्टार्टिंग में नीचे से, और वो हमारी इनकम थी। ओके, और इनकम और एफर्ट्स का एक अंतर होता है। एफर्ट जो होते हैं स्टार्टिंग में हमारे बहुत ज्यादा होते हैं, और इनकम हमारी इतनी सी होती है, इतनी सी बिंदु सी कीड़ी जितनी, ठीक है। और उसके बाद जैसे जैसे दूसरा साल आता है, दूसरे साल के अंदर हमारी इनकम इनकम थोड़ी इतनी सी होती है, ठीक है, और एफर्ट थोड़े कम हो जाते हैं। और उसके बाद तीसरे साल के अंदर हमारा क्या होता है, हमारा इनकम और एफर्ट्स दोनों ऑलमोस्ट बराबर होते हैं। चौथे साल के अंदर जाते जाते हमारी जो इनकम है, ठीक है, वो हमारी बढ़ जाती है, एफर्ट्स कम हो जाते हैं। पांचवें साल के अंदर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारे एफर्ट्स ना के बराबर होते हैं और इनकम बहुत ज्यादा होती है। दैट इज एन ग्राफ। ओके, और यही होता है कंपाउंडिंग इफेक्ट, और यही होता है आप अगर निफ्टी 50 के अंदर भी इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्टिंग फील्ड में भी जाते हो तो भी आपको पेशेंस रखना पड़ता है। आप इस बिजनेस के अंदर आए हो तो भी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप किसी भी बिजनेस के अंदर जाते हो या खुद का भी बिजनेस ओपन करते हो या स्टडी भी करते हो या कुछ भी करते हो तो आपको पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि सक्सेस दा एक चाबी है सक्सेस की, पेशेंस, है ना। और अगर आप पेशेंस नहीं रखते और आप चाहते हो कि हाँ जी भाई आप मुझे इमीडिएटली कुछ चाहिए, हाँ जी मुझे 20 दिन हो गए एक भी बंदा नहीं जुड़ा मेरे साथ, हाँ जी मुझे 30 दिन हो गए मुझे मेरे साथ एक भी बंदा नहीं जुड़ा। मैं आपको बताऊं, जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड के अंदर पहली बार गया था ना, तो मेरे साथ 8 महीने तक एक सिंगल इंसान नहीं जुड़ा था। सोचो मैंने कैसे सर्वाइव किया होगा। 8 महीने तक एक सिंगल इंसान नहीं ज्वाइन करा था। राइट कि नहीं राइट? तो आप सोच सकते हो कि किस तरीके से मेरा माइंडसेट हुआ होगा, क्या मैंने करा होगा, किस तरीके से मैंने वहां पे काम करा होगा। राइट कि नहीं राइट? और उसी टाइम पे मैं इतना ज्यादा मैं अपने फोटो दिखा देता हूँ इनफैक्ट, है ना। मैं उस टाइम फोटो दिखाता हूँ, जस्ट मेरे पास होगी, शायद ही होगी, नहीं है मेरे हिसाब से, फेसबुक में डली होगी, मैं किसी दिन और दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं क्या करता था उस टाइम पे, अपना कुछ भी नहीं करता था, ठीक है। मतलब बहुत मेहनत करता था, बहुत सारी चीजें करता था, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं हो रहा था, काम भी नहीं हो रहा था। मुझे पता ही नहीं था, स्किल्स ही नहीं आती थी, है ना। फिर मुझे मेंटोरशिप ही नहीं मिली, जैसे आज आपको ट्रेनिंग मिल रही है, घर पे बैठे ट्रेनिंग मिल रही है ना। हमें जाना पड़ता था ट्रेनिंग लेने के लिए। तो गाइज इन चीजों की कदर करा करो। बाकी आपके अंदर पेशेंस है, आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, हमेशा लर्निंग एटीट्यूड अपने पास रखो और हमेशा अपने अपने आप को आगे बढ़ाओ। ओके, और अगर आपको मेरे से कुछ भी पूछना होता है तो आप पूछ सकते हो, कोई बात नहीं है, मेरा नंबर ग्रुप में है, मुझे मैसेज कर सकते हो। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके ना मुझे मेंशन जरूर करा करो। बहुत कम लोग हैं जो मुझे मेंशन करते हैं, मेंशन बहुत कम लोग करते हैं। मैं ना ये चीज देखता रहता हूँ, यार आप लोगों के अंदर वो चीज है ही नहीं कि हाँ भाई मेंशन भी करना चाहिए बंदे को। अगर आपको मैंने कुछ भी वैल्यू दी है, मैं अपना गला बिठाता हूँ, 1 घंटे की ट्रेनिंग, 1 घंटा हो गया मुझे बोलते हुए समथिंग, है ना। और कुछ रिवॉर्ड तो दो आप, है ना। एक स्पीकर के लिए बोलना बहुत चीज होती है, बहुत तगड़ी चीज होती है। तो अगर आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी है ना, तो आप मुझे मेंशन जरूर करना मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, राइट है। और किसी को अगर मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, और जो मैंने लिंक भेजा था, है ना, जो लिंक आया था आपके पास, उसके नीचे मेरी इंस्टाग्राम का लिंक है, वहां पे जाके आप मुझे मेंशन कर सकते हो, राइट है। तो थैंक यू, टेक केयर। होप आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी आज, है ना। और आज बहुत सारी चीजें आपके माइंड में क्लियर भी हुई होंगी, बेसिक नॉलेज आज आपकी क्लियर हुई होंगी। और ये सारी की सारी नॉलेज वो नॉलेज है जो कि आपको ज्वाइनिंग करने के पहले ही महीने आपको चाहिए होती है ना, ठीक है। और ये अगर आपकी नॉलेज, अगर आप किसी भी टीममेट्स को ज्वाइन करवाते हो और अगर आपने ये नॉलेज उसको नहीं क्लियर करी,
ठीक है, तो वो बंदा आपका टूट जाएगा और वो बंदा आपका काम भी नहीं करेगा। ओके, फिर आप मुझे मत कहना कि हाँ जी सर मैं टीम तो बनाता हूँ, मेरी टीम टूट जाती है, मेरी टीम वर्क नहीं करती, मेरी टीम मीटिंग में नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि उनका आपने विजन ही नहीं क्लियर करा। उनको इतना ही नहीं पता कि ये बिजनेस की पावर क्या है, इस बिजनेस की पोटेंशियल क्या है, इस बिजनेस से मैं क्या क्या कर सकता हूँ, है ना। जब तक उसको ये बिजनेस की पावर, इस बिजनेस का विजन, इस बिजनेस की पोटेंशियल नहीं पता होगी, तब तक वो बंदा आपके साथ हेलो बिजनेस करेगा ही नहीं, वर्क ही नहीं करेगा, उसको हेलो रिजल्ट ही नहीं आएगा, या वो काम ही नहीं करेगा हाँ आगे कुछ। राइट कि नहीं राइट? और अगर आपकी टीम इनएक्टिव है तो आप ये चीज अपनी रियलाइज करवा हेलो सकते हो अपने आप के अंदर, है ना। तो ये चीज मैटर करती है आपके लिए। और अगर कुछ कोई भी अगर कुछ कहना चाहता है या कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, बाकी हम इस मीटिंग को एंड कर देते हैं। ओके, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।